तो हम देख रहे थे है ना, ट्रेकिया में हम लोग ये देखे थे कि यह वक्ष गुहा जो होता है वह प्रवेश करती है और ट्रेकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं की प्राथमिक ब्रेंकियोल कहते हैं। ट्रेकिया जो है इसकी दोनों जो प्रमुख शाखा होता है, दो शाखा होता है ट्रेकिया का, ऐसे गया रहता है, ऐसे गया रहता है, और इधर क्या रहता है, फेफड़ा रहता है दोनों, और यही जो है ना यही ट्रेकिया कहलाता है। तो दोनों प्रमुख शाखाओं की प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बँट जाता है और दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाता है, और बायां ब्रोंकियोल केवल 2 ही शाखा में बँटकर कितना, तो बाएं फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दायां ब्रोंकियोल जो है वो 3 में बँटता है। कितना बँटता है? 3 में बँटता है दायां ब्रोंकियोल, और जो बायां ब्रोंकियोल है वो 2 ही में बँटता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है राइट साइड में हमारा क्या होता है, तो हृदय होता है, हार्ट होता है, और वही क्या करता है, सॉरी, लेफ़्ट साइड में हमारा क्या होता है, लेफ़्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, और यही हार्ट थोड़ा स्पेस मतलब कि कवर कर लेता है, जिसकी वजह से इधर ब्रेंकियोल का ज़्यादा छोटा हो जाता है हल्का सा। आप देखिएगा तो मैप में मैप मतलब कि नक्शा में देखिएगा, एथी में क्या बोलते हैं, चित्र में, पिक्चर में, तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेंकियोल जो होता है वो 3 ही होता है। किधर? लेफ़्ट साइड में। वही राइट साइड में जो होता है वो राइट साइड में 3 होता है और लेफ़्ट साइड में 2 ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारा एक हृदय होता है जो कि कवर स्पेस कर लेता है थोड़ा सा, इसीलिए ये थोड़ा हमेशा छोटा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो लेफ़्ट साइड में मात्र 2 ही ब्रोंकियोल देखने को मिलता है। वही राइट साइड में क्या मिल जाता है हम लोग को, तो थोड़ा सा बड़ा मिलता है, और ये 3 ब्रोंकियोल मिलता है। इसमें कितना मिलता है? 3 ब्रोंकियोल मिलता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं फेफड़ा के बारे में। तो फेफड़ा के में जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा फेफड़ा हो गया है ना, इनका जो रंग है लाल होता है, जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कभी भी। और इनकी रचना जो है स्पंज के समान होती है। स्पंज मतलब ये फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, स्पंज जैसा, है ना। दायां फेफड़ा जो है बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है, जैसा कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। दायां फेफड़ा जो होता है बायां फेफड़ा की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसमें 3 ब्रोंकियोल होते हैं, और लेफ्ट में कितने होते हैं, तो 2 ही ब्रोंकियोल होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। प्रत्येक फेफड़ा जो है एक झिल्ली के द्वारा ऐसे 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 क्या होता है, तो घिरा हुआ रहता है सेफ्टी के लिए, है ना। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लूरल मेम्ब्रेन। जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए प्लूरल मेम्ब्रेन जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा? मस्तिष्क में देखने को मिलेगा, किडनी में देखने को मिलेगा, फेफड़ा में देखने को मिलेगा, या फिर और भी कहीं ऑप्शन में डाल के बताएगा आपको। तो आपको याद रखना है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ये कहाँ मिलता है, फेफड़ा में मिलता है। फेफड़ा का एक झिल्ली है, ठीक ना। फेफड़े में रुधिर मतलब खून, रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। इसमें पूरा फेफड़ा जो होता है इसमें ऐसे 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 क्या रहता है, तो रुधिर कोशिका का जाल बिछा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है O2, ये रुधिर में चली जाती है, मतलब खून में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है इसके माध्यम से। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, तो बाहर आ जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका काम ही है ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर छोड़ना, है ना। देखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो श्वसन होता है उसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिएगा, पहला जो है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। बाह्य मतलब बाहर जो श्वसन हो रहा है उसको, और एगो गैसों का परिवहन भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तीसरा जो है आंतरिक श्वसन बोल सकते हैं, मतलब अंदर जो हमारा श्वसन हो रहा है वो हमारा आंतरिक श्वसन होता है। और एक कोशिकीय श्वसन भी हो सकता है, मतलब जो अंदर जो जाता है, मान के चलिए ऑक्सीजन, वो कहाँ पे जाता है, तो कोशिका के हर एक पार्ट में जाता है। कोशिकीय श्वसन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिएगा, आप पहला बाह्य श्वसन देखते हैं हम लोग, तो यह जो है निम्न 2 पदों में विभक्त होता है। सबसे पहले हम लोग देख लिए 4 भागों में श्वसन प्रक्रिया होता है। पहला बाह्य, दूसरा गैसों का परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन, और चौथा कोशिकीय श्वसन। जिसमें से हम लोग बाह्य श्वसन पहला देख रहे हैं, और ये कह रहा है कि यह भी 2 पदों में क्या होता है, विभक्त होता है। बाह्य श्वसन कितने पदों में विभक्त होता है, बाह्य श्वसन 2 पदों में विभक्त होता है। पहला जो है श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। पहला क्या हो गया, श्वासोच्छ्वास हो गया, और दूसरा गैसों का विनिमय। तो सबसे पहले हम लोग बाह्य श्वसन का श्वासोच्छ्वास के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाह्य श्वसन का श्वासोच्छ्वास। देखिएगा, ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या फिर सांस श्वासोच्छ्वास कहते हैं हम लोग। तो हम लोग जो सांस लेते हैं अंदर जो
फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरना और उसको निकालना, यही हमारा सांस लेना कहलाता है, या फिर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। सबसे आसान वर्ड में लिखा लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक ना। ये बाह्य श्वसन का ही अंग है। किसका श्वसन का अंग है? बाह्य श्वसन का अंग है। सांस लेना, सांस छोड़ना। और ये जो श्वासोच्छ्वास है, इसमें दो हम लोग देखे थे ना, एगो सांस लेना और सांस छोड़ना। तो वही यहाँ पे लिख रहा है निःश्वसन, मतलब सांस लेना, उच्च श्वसन मतलब सांस छोड़ना। बस उसी को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, निःश्वसन कर रहा है, इंस्पिरेशन मतलब लेना श्वास को। तो इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश किया जाता है, अंदर लिया जाता है, जिससे वक्ष गुहा जो होता है उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। मान लीजिए ये सिकुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग सांस में लेंगे तो ये फैल के क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इधर भी मान के चलिए छोटा है, फैल के क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो सांस लेते हैं तो बड़ा हो जाता है उसका आयतन, और फिर छोड़ते हैं तो फिर छोटा हो जाता है ना। तो वही कह रहा है, एवं फेफड़ों में निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु वातावरण फेफड़ों में प्रवेश करता है, और यह तब तक प्रवेश करते रहता है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। हम लोग जब सांस लेते हैं तो शरीर का जो बाहर का वायु है दाब और अंदर का दाब बराबर नहीं हो जाता है, तब तक क्या हम लोग सांस को अंदर लेते रहते हैं। जब फिर देखते हैं हाँ बराबर हो गया, फिर छोड़ने शुरू कर देते हैं। तब जब छोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उच्च श्वसन। क्या बोलते हैं? उच्च श्वसन। इंग्लिश में बोले तो एक्सपीरेशन। देखिएगा, इसमें श्वसन के पश्चात मतलब सांस लेने के बाद वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े में बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। तो उच्च श्वसन कहता है कि इसमें श्वसन जो है, श्वसन के पश्चात सांस लेने के बाद जो वायु उसी वायु पथ के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर जब निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं उच्च श्वसन। और बाद फिर वातावरण में वो पुनः लौट जाती है, जिस पथ में वह फेफड़े में प्रवेश की हुई रहती है। तो आगे देखिएगा, हम लोग जो श्वासोच्छ्वास देख रहे थे, ये जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब अंदर हम लोग सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सा गैस आता है, फिर हम जब छोड़ते हैं तो फिर गैस कितना मात्रा में कौन कौन सा गैस निकलता है। देखिए, तो लेने के समय हम लोग जानते हैं हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। तो देखिएगा, तो हम लोग तीन मेन जो गैस है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम लोग अंदर लेते हैं ना वायु को, तो देखिए इसमें 78.09% नाइट्रोजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हवा में यही पाया जाता है 78.09%। ऑक्सीजन हवा में कितना पाया जाता है? 21%। हम लोग 21% हवा को अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.03% हवा में पाया जाता है। वही इसीलिए हम लोग हवा में माध्यम से जो सांस लेते हैं सारा का सारा ले लेते हैं हवा को, और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% हम लोग क्या ले लेते हैं? अंदर ले लेते हैं। लेकिन जब बाहर निकालते हैं, हम लोग बाहर निकालते हैं हवा को, तो हम लोग को ज़रूरत रहता है ऑक्सीजन का। इसीलिए ऑक्सीजन थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिएगा, ऑक्सीजन थोड़ा सा यहाँ पे घट जा रहा है, घट रहा है ना। लेकिन 78.09% नाइट्रोजन का हम लोग को ज़रूरत नहीं होता है, तो हम लोग सारा का सारा नाइट्रोजन निकाल देते हैं यहाँ पे। तो बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन टोटल निकाल दिए, और जो है ऑक्सीजन का थोड़ा सा ज़रूरत रहता है, तो हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं यहाँ पे? तो ले लेते हैं। तो कितना ले लिए? तो 3 इधर 1 इधर, 4% हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? अपने अंदर सोख लेते हैं शरीर में, और बाकी 17% को भी निकाल लेते हैं। टोटल का टोटल ऑक्सीजन को हम लोग नहीं सोख पाते हैं, क्योंकि उतना ज़रूरत ही नहीं है। 4% का मात्र ज़रूरत रहता है, और वही 4% ऑक्सीजन क्या बन जाता है? तो हम लोग शरीर में कोशिका जो सोख लेता है, वही कोशिका जब सोखता है ऑक्सीजन को, वही कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड बना के वापस फिर छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहे थे हम लोग 0.03%, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया ना 4%। तो ये कहाँ से बढ़ा? तो यही ऑक्सीजनवा जो था, यही ऑक्सीजनवा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के बाद वो 4% हो गया, बढ़ गया, जाहिर सी बात है। तो हम लोग का काम ही है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना रहता है। तो यहीं पे इसीलिए क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का मात्रा निकालते समय वायु में घट जाता है, ठीक ना। लेकिन नाइट्रोजन सेम टू सेम रहता है। पूछे कौन सा सेम सेम रहता है? तो नाइट्रोजन सेम टू सेम रहता है। कितना? तो 78.09%। चलिए आगे देखते हैं। जब सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, क्या होता है? सांस हम लोग जब लेते हैं ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, कि इस माध्यम में कम से कम 400 मिलीलीटर पानी, मतलब आधा लीटर से थोड़ा सा, सॉरी 400 मिलीलीटर पानी, ये बहुत हो जाएगा। तो 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कितना? 400 मिलीलीटर पानी सांस के माध्यम से, ठीक ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे गैसों का विनिमय, ठीक ना, फिर गैसों का परिवहन, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बाह्य श्वसन में देख रहे थे श्वासोच्छ्वास,
और श्वासोच्छ्वास में तो हम लोग निःश्वसन और उच्छ्वसन देख लिए थे। लेकिन अभी कौन सा बाकी था बाह्य श्वसन में? तो गैसों का विनिमय हम लोग का बाकी था बाह्य श्वसन में। तो यही हम लोग यहाँ पे अभी देखने चलेंगे, गैसों का विनिमय। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा बाह्य श्वसन। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट होगा क्या? बाह्य श्वसन। ये सब हम लोग तो पार्ट उसका देख रहे हैं ना जी, कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जब बाह्य श्वसन खत्म हो जाएगा तब हम लोग को मिलने आएगा गैसों का परिवहन। चलिए देखते हैं बाह्य श्वसन में गैसों का विनिमय के बारे में। चलिए, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का जो विनिमय है फेफड़े के अंदर होता है। विनिमय मतलब लेन देन किसका होता है? फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय खुली अवस्था में या फिर विसरण प्रवणता डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? साधारण विसरण के द्वारा होता है। तो गैसों का जो विनिमय है फेफड़े के अंदर होता है, और यह जो है गैसीय विनिमय घुली अवस्था में, किस अवस्था में? घुली अवस्था में रहता है या फिर विसरण प्रवणता के आधार पर, ये साधारण विसरण के द्वारा होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो गैसीय विनिमय घुली अवस्था में होता है, घुली अवस्था मतलब ये घुला हुआ रहता है गैसीय अवस्था, और यही क्या होता है? डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा। विसरण मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, उसी को बोलते हैं विसरण, है ना, विसरण बोलते हैं। तो देखिए, फेफड़े के ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय जो है उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। दाब में ही अंतर पड़ता है फेफड़ों में, इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, उसको लेन देन कर पाते हैं। तो इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। विपरीत ही होती है ना, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो आने जाने का विपरीत क्रम हो गया ना जी। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में हम लोग देख लिए थे, क्या क्या देख लिए थे? बाह्य श्वसन में हम लोग देख लिए थे श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में हम लोग देख लिए थे निःश्वसन और उच्छ्वसन, तो ये कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे गैसों का विनिमय, तो यहाँ पर हम लोग अभी गैसों का विनिमय भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे देखे थे गैसों का विनिमय तो हो गया, ये हमारा जो था बाह्य श्वसन का ही अंग हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर गैसों का परिवहन, फिर देखेंगे 3 नंबर आंतरिक श्वसन, फिर देखेंगे 4 नंबर कोशिकीय श्वसन। तो चलिए अभी 2 नंबर हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, ये किसका प्रकार है? तो ये गैसों का प्रकार है, ये श्वसन का प्रकार है। क्या है? श्वसन के 4 प्रकार हम लोग पढ़े थे ना, 4 प्रकार बांटा गया, जिसमें से अभी तक हम लोग बाह्य श्वसन देख रहे थे। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर, देखते हैं गैसों का परिवहन। देखिए, गैसों का जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और उन फेफड़ों तथा वापस आने की गैस क्रिया को गैसों का हम लोग परिवहन कह देते हैं। तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये फेफड़ों तक पहुंचता है, फेफड़े से यह शरीर की सभी कोशिका तक पहुंच जाता है। फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की सभी कोशिकाओं द्वारा खून के माध्यम से, मतलब रुधिर के माध्यम से पहुँचाता है, तथा पुनः क्या होता है कि फेफड़ा तक वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही जो है आने जाने का क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन की परिवहन रुधिर में, मतलब खून में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन ये खून में जो पाया जाता है, खून इसी के माध्यम से, जो जिसमें लाल वर्णक होता है, लाल वर्णक को हम लोग हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। तो हम लोग को खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। तो उसी हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ऑक्सीजन को लेके जाना, लेके आने का काम करता है पूरे शरीर के अंदर, है ना। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा ही केवल 10 से 20% तक ही पाया जाता है। देखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो परिवहन होता है, परिवहन मतलब आना जाना, ये कोशिकाओं से, किससे? कोशिकाओं से फेफड़े तक। अब ये कोशिका से फेफड़े तक आएगा, जाने में, लेके जाने में तो हीमोग्लोबिन भी लेके जा रहा था, लेकिन टोटल का टोटल लेके चल जा रहा था ऑक्सीजन को। लेकिन जब उधर से जब अब लेके आएगा कोशिका से फेफड़ा तक, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आना है, तो उधर से जब आएगा, लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन मात्र 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ पाता है। कितना प्रतिशत? तो 10 से लेके 20% तक ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ पाता है फेफड़ा के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी हो पाता है। तो 10 से 20% तो हो रहा है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, लेकिन और 70% कहाँ से होगा दोस्तों? तो देखिए, जिसमें से 7% जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा में घुलकर, प्लाज्मा जो हम लोग को खून में होता है ना, आप लोग जानते होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल जाता है, प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, ठीक है ना। और वहीं से ये जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर पाता है। तो प्लाज्मा कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया? 7%। और 10 से 20% लगभग कितना कौन कर दिया था? हीमोग्लोबिन अपना काम कर दिया। तो 7% मान के चलिए प्लाज्मा कर दिया, और प्लाज्मा किस रूप में किया? तो ये कार्बोनिक अम्ल बना के किया। क्या बना के किया? कार्बोनिक अम्ल बना के किया। अब देखते हैं हम लोग
बाइकार्बोनेट्स के रूप में, कितना के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग परिवहन हो जाता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है किस रूप में होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो 70% मात्रा में बाइकार्बोनेट्स के रूप में हो जाता है। किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। यह रुधिर में मतलब खून के जो पोटेशियम और सोडियम होता है ना, उसी के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है, और वहीं रुधिर मतलब खून के पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से वो 70% भाग को क्या कर लेता है, तो परिवहन कर लेता है। याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। आंतरिक श्वसन हम देखते हैं, अभी दो हम लोग पढ़ चुके थे, अब आंतरिक श्वसन तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं आंतरिक श्वसन क्या कहलाता है। शरीर के अंदर रुधिर और उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे हम लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं। किसमें किसमें, शरीर के अंदर खून और उत्तक में। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं से जो बनता है, कोशिका के बनने के बाद जो कोई भी अंग उत्तक बनता है, उत्तक के बाद अंग बनता है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, अंग के बाद शरीर। तो शरीर के अंदर रुधिर मतलब खून और उत्तक द्रव्य के बीच में, उत्तक द्रव्य बोल रहा है, उत्तक द्रव्य के बीच में जो गैस का विनिमय होता है, आना जाना होता है, उसी को हम लोग आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन मतलब समझ में आ रहा है ना, ये शरीर के अंदर होगा, मतलब कि फेफड़ा तो बाहर निकाल रहा है, अंदर जा रहा है, तो वो बाह्य श्वसन में आएगा। लेकिन आंतरिक श्वसन मतलब शरीर के अंदर में अंदर, मतलब रुधिर मतलब खून और उत्तक के बीच में गैस का विनिमय हो रहा है, खून और उत्तक के बीच में गैस का विनिमय हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक मतलब अंदर का अंदर श्वसन, है ना। तो देखिए, फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कह देते हैं, लेकिन इसमें जब रुधिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, ऑक्सी मतलब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कोशिका में पहुंचता है ना, तो ऑक्सीजन विमुक्त हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, विमुक्त हो निकल जाता है, एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, और वही जो होता है हमारा ऊर्जा विमुक्त होता है। तो कोशिकाओं से ही ऑक्सीजन जब जाता है उसमें, तो खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसको ऑक्सीकरण किया जाता है ऑक्सीजन के माध्यम से, और वहीं से ऊर्जा विमुक्त होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिया आंतरिक श्वसन भी क्या कहलाता है। अब थोड़ा कोशिकीय श्वसन देखते हैं, चौथा नंबर। यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे, कोशिकीय श्वसन तो कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा। कोशिका देखिए कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप, जब खाद्य पदार्थों के पाचन होता है, पचता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। ग्लूकोज का किसमें, कोशिका में, ग्लूकोज का किसमें, कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हम लोग यहाँ पे देखे थे ना अभी दोस्तों, तो ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कह देते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कोशिका का श्वसन हो रहा है। तो कोशिका श्वसन हम लोग देख रहे हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोशिका श्वसन देख रहे थे, वहाँ पे आंतरिक श्वसन हम लोग देख रहे थे। तो कोशिकीय श्वसन में हम लोग दो तरह का देख लिए थे, एक अनॉक्सी श्वसन और एक ऑक्सी श्वसन। यहाँ पे तो दो तरह का ऑक्सी अनॉक्सी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अनॉक्सी श्वसन सबसे पहले। तो अनॉक्सी का अर्थ ही हो गया जिसमें ऑक्सीजन का न होना, ऑक्सीजन का न होना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, माने बिना ऑक्सीजन का क्या हो जाए, उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। मतलब बिना ऑक्सीजन का ही क्या हो जाए, वो श्वसन हो जाए, उसे हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक ना। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं ईस्ट की कोशिका में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग शरीर में जो है ग्लूकोज जो होता है बिना ऑक्सीजन के क्या हो जाता है, तो मांसपेशियों में, मांस जो होता है हम लोग शरीर में, अगर उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिले तो वो बिना ऑक्सीजन के क्या कर लेगा, तो ग्लूकोज उसमें क्या कर लेता है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बना देता है। क्या बना लेता है, बिना ऑक्सीजन का लैक्टिक एसिड बना लेता है। आप लोगों ने देखा होगा रनिंग करते समय, चाहे कोई मेहनत वाला काम करिएगा तो हाथ पैर में एकदम मांस में दर्द होने लगता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिए, लेकिन उतना ऑक्सीजन हो नहीं पा रहा है। लेकिन आप मेहनत पूरा बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, इसीलिए वो बिना ऑक्सीजन के क्या कर लेता है, तो लैक्टिक एसिड से बना लेता है, वही दर्द करने लगता है, फिर वो धीरे धीरे जाके ख़त्म होता है। तो बैक्टीरिया
वहीं दूसरी तरफ बैक्टीरिया और ईस्ट की कोशिकाओं में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाना। यही जो होता है बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया एवं ईस्ट जो होता है इसकी ईस्ट की कोशिका में क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। तो ये इथाइल अल्कोहल में विघटित होना ये क्या है, किस 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 कैसे हो रहा है, तो अनॉक्सी श्वसन के माध्यम से ये हो रहा है। अनॉक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन के ये कोशिका में क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है। तो ये भी क्या होता है, तो अनॉक्सी श्वसन होता है। तो लैक्टिक एसिड बन जाना ये अनॉक्सी श्वसन है। बैक्टीरिया ईस्ट की कोशिका में इथाइल अल्कोहल बन जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसे शर्करा किण्वन शुगर फर्मेंटेशन भी कह देते हैं, शर्करा किण्वन भी कह सकते हैं, है ना। तो जितना भी कोई सड़ता गलता है ना उसमें अनॉक्सी श्वसन ही होता है। किण्वन मतलब जहाँ पर लगा रहेगा समझिए उसमें क्या हो रहा है, तो अनॉक्सी श्वसन होता है। और इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले सभी प्रक्रम को क्या कह देते हैं हम लोग, तो ग्लाइकोलिसिस कह देते हैं, है ना। तो अनॉक्सी श्वसन अम्ल बनता है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है। अनॉक्सी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है दोस्तों, पायरुविक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, पायरुविक एसिड बनता है अनॉक्सी श्वसन के अंत में। अनॉक्सी जिसमें ऑक्सीजन का होना कि ना होना, ना होना, है ना, इसको बोलते हैं पायरुविक अम्ल बनता है इसके अंत में, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित, मतलब अनॉक्सी श्वसन जो होता है प्रायः जीव जो होते हैं जीवों में गहराई पर स्थित उत्तकों में अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है। कहाँ कहाँ हम लोग देखें, तो जीवों में जो गहराई पर स्थित उत्तक होते हैं उनमें अंकुरित होता हुआ बीज में, फलों में थोड़े समय के लिए ये देखने को मिलता है। कौन सा, तो अनॉक्सी श्वसन। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऑप्शन में दे सकता है कौन सा नहीं है अनॉक्सी श्वसन या फिर कौन सा है, ऐसे करके तो ध्यान में रखिएगा तब ना होगा कि जो अनॉक्सी श्वसन है प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित उत्तकों में पाया जाता है। कहाँ पर, गहराई पर स्थित उत्तकों में पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकुरित होते बीजों में भी देखने को मिलता है। जो अंकुरित हो रहे हैं बीज उनमें अनॉक्सी श्वसन होता है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। फलों में थोड़े समय के लिए ये देखने को समय मिलता है, और परंतु ईस्ट और जीवाणु में यह प्रायः हमेशा के लिए पाया जाता है। हम लोग ऊपर देखे थे ईस्ट और जीवाणु में ये प्रायः पाया जा रहा था यहाँ पर कि बैक्टीरिया और ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल विघटित होना क्या कहलाता है, तो अनॉक्सी श्वसन के माध्यम से होता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि ईस्ट जो जीवाणु होते हैं इनमें प्रायः मतलब हमेशा पाया जाता है। वहीं हम लोग जीवों की गहराई में उत्तक में पाया जाता है, अंकुरित होते हुए बीजों में पाया जाता है और फल के थोड़े समय के लिए। तो ये अंकुरित हो रहा है जब तक बीज तब तक पाया जाएगा, थोड़ा समय के लिए फलों में पाया जाएगा, गहराई में स्थित उत्तकों में पाया जाएगा, है ना। लेकिन जो है ईस्ट और जीवाणु में प्रायः मतलब हमेशा पाया जाता है इसमें अनॉक्सी श्वसन, ध्यान में रखिएगा। और अनॉक्सी श्वसन के अंत में कौन सा एसिड बन रहा था, पायरुविक एसिड बन रहा था, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, ऑक्सी श्वसन क्या कहलाता है। ऑक्सी मतलब क्या हो गया, उसके जस्ट ऑपोजिट ऑक्सीजन जिसमें रहेगा उसको श्वसन बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एरोबिक मतलब एयर लगा हुआ है, एयर मतलब हवा, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे आप समझ सकते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। श्वसनीय पदार्थ जो होते हैं, श्वसनीय पदार्थ का पूरा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनता है। तो ध्यान में रखिए ऑक्सीजन के माध्यम से श्वसनीय पदार्थ होता है जिसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, बहुत काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होता है। क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख सकते हैं C6H12O6 जो हो गया हमारा ग्लूकोज और C6O2 हमारा हो गया ऑक्सीजन। वहीं फिर क्या बना, तो 6CO2 प्लस 6H2 और देखिए 2830 किलो जूल ऊर्जा हमारा निकला। कितना निकला, 2830 किलो जूल ऊर्जा हमारा विमुक्त हुआ, हम लोग को मिला। तो ऑक्सी श्वसन में देख रहे हैं ना कितना मिल रहा है, तो इतना हमारा जो है 2830 किलो जूल ऊर्जा हमारा निकल रहा है। साथ साथ क्या निकल रहा है, CO2 और H2O भी बनता है। साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखे थे ना CO2 और H2O भी बनता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो ये सारा हमारा जो है तीर के बाद वाला हिस्सा जो है हमारा बनता है ये, और मिल के बनता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज, साथ में CO6O2 जो ऑक्सीजन होता है, ये मिल के हमारा इतना सारा कुछ बनता है ना दोस्तों। और इसमें कितना 2830 किलो जूल ऊर्जा निकलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं श्वसन एवं अपचयी क्रिया। अपचय मतलब होता है टूटना।
तो श्वसन और अपचयी क्रिया जो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, इससे क्या होता है शरीर के भार में भी कमी आती है। इससे शरीर के वजन में भार में क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। श्वसन की नियंत्रण मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा भाग में से किया जाता है। जो श्वसन है, सांस लेने को जो नियंत्रण किया जाता है किसके किसके बीच में, तो मस्तिष्क मतलब दिमाग और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो हमारा मस्तिष्क का ही एक अंग है जो क्या करता है, सांस लेने को नियंत्रित करता है और उल्टी को भी नियंत्रित करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा आप लोगों ने देखा होगा पिछली क्लास में, पीछे के क्लास में है ना। कोशिकीय श्वसन में होने वाले जटिल प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन सा 2 भाग है। तो ग्लाइकोलिसिस है और कौन सा है, क्रेब्स चक्र है ना दोस्तों। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र क्या होता है दोस्तों। तो ग्लाइकोलिसिस हम लोग देख रहे हैं, इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया था। कौन थे, एम्बडेन मेयरहॉफ हो गए और एक कौन हो गए, पार्सन हो गए। इन्होंने किया था कोशिका द्रव्य में, लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य में किया था, ठीक। इसीलिए इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ईएमपी पथ भी कहते हैं, है ना। इमर्सन इनके खोज किया था। इमर्सन ने क्या किया था, खोज किया था। ध्यान रखिएगा, इमर्सन ने क्या किया था, खोज किया था। चलिए, इसको जो है अनॉक्सी श्वसन या फिर शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अनॉक्सी श्वसन भी कह सकते हैं या फिर शर्करा किण्वन भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो शर्करा किण्वन क्या होता है, अनॉक्सीय श्वसन ना होता है, हम लोग ऊपर देखे थे। तो एक ही बात है, देखिएगा इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा बनती है। हम लोग देख रहे थे जो इसमें ऑक्सीजन लग रहा था उसको ऑक्सी बोल रहे थे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं लग रहा था उसको अनॉक्सी बोल रहे थे। तो इसमें जो होता है ग्लाइकोलिसिस में, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, ऊर्जा विमुक्त होता है ना। तो हम लोग देख रहे थे कोशिकीय श्वसन में होने वाले जटिल प्रक्रिया जो है, कोशिकीय श्वसन में कौन कौन सा 2 भाग है, तो एक ग्लाइकोलिसिस था, एक क्रेब्स चक्र था ना। तो अब ग्लाइकोलिसिस को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा विमुक्त होती है और यह अवस्था ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। यह अवस्था किसमें किसमें उपस्थित रहती है, तो यह अवस्था जो है ऑक्सी मतलब एरोबिक एवं अनॉक्सी मतलब अनएरोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो यह ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल 2 अणु बनते हैं। पायरुविक एसिड हम लोग देख रहे थे ऊपर भी बन रहा था अनॉक्सी श्वसन के अंत में, है ना। और यह जो है ग्लूकोज अणु का क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस में तोड़ देता है, विघटन कर देता है। और तो उसके बाद ये पायरुविक अम्ल बना देता है। क्या बनाता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बना लेता है। पायरुविक अम्ल कितने, तो 2 अणु बना लेता है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और देखिएगा इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु लगता है, जिसको एटीपी बोल देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म भी आता है। तो इस प्रक्रिया के शुरुआत में 2 अणु चाहिए, कितना अणु चाहिए, 2 अणु एटीपी चाहिए। किंतु प्रक्रिया के अंत में ये 4 अणु एटीपी प्राप्त हो जाता है। 2 अणु चाहिए, लेकिन जब अंत होता है प्रक्रिया खत्म होने के बाद 4 अणु ये बन जाता है। तो 2 फायदा हुआ हम लोग का ना। देखिएगा तो ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। इसके बाद क्या हो गया, 2 अणु हम लोग को क्या हो गया, प्लस में फ़ायदा हुआ ना 2 अणु, अर्थात 16,000 कैलोरी 2 गुणे, अर्थात कितना कैलोरी फ़ायदा हुआ, 16,000 कैलोरी। कैसे 16,000 निकला, तो 2 गुणे 8,000 हम लोग लगाएं और डबल हम लोग को फ़ायदा होता है, तो 8,000 हम लोग को फ़ायदा हो गया। टोटल हम लोग को 16,000 का फ़ायदा हुआ। तो ऊर्जा प्राप्त कितना हुआ, 16,000 कैलोरी। तो देखिएगा ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक समान होती है। इसीलिए यह प्रक्रिया जो है ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता तो इसमें नहीं होती है, मतलब हालांकि लगभग में, हालांकि जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है ना। और ऑक्सी श्वसन के एक समान ये होती है। अतः क्या होता है, ये ऑक्सी श्वसन के एक समान ही होता है। तो हम लोग ग्लाइकोलिसिस जो देख रहे थे इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता तो हालांकि नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें अनॉक्सी श्वसन के साथ साथ ऑक्सी श्वसन भी देखने को मिल जाता है।
इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम करता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के इसमें कितना परमाणु बनते हैं, हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं। हाइड्रोजन कितने परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, जो NADA को क्या कर देता है 2NADH2 में बदलने के लिए काम में आता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा था ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि अनऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन स्पेशल तरह से देखा जाए तो ये अनॉक्सी श्वसन ही कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ये किसके समान होता है, तो ऑक्सी श्वसन के समान ही ये होता है, लेकिन ये कैसा होता है, तो ये अनॉक्सी श्वसन, ध्यान में रखिएगा। क्रेब्स चक्र जो होता है, क्रेब्स साइकिल, इसका वर्णन हैंस क्रेब के सन 1937 में किया था। इसका वर्णन जो होता है क्रेब्स चक्र का वर्णन किसने किया था, हैंस क्रेब ने सन 1937 में किया था। याद रखिएगा दोस्तों, क्रेब्स चक्र का जो है वर्णन हैंस क्रेब ने सन 1937 में किया था। इसको जो है साइट्रिक अम्ल चक्र या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। इसको क्या कह देते हैं हम लोग क्रेब्स चक्र को, तो साइट्रिक अम्ल चक्र भी बोल देते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी बोल देते हैं, ठीक ना। क्रेब्स चक्र का और अन्य क्या नाम है दोस्तों, तो साइट्रिक अम्ल और चक्र बोलिए या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी बोल देते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र के साथ साथ साइट्रिक अम्ल चक्र भी बोल देते हैं। देखिएगा यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना हम लोग के शरीर में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, तो विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही ये संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्रेब्स चक्र किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये कैसा विशेष स्पेशल एंजाइम जो होता है, स्पेशल एंजाइम की उपस्थिति में ये संपन्न होता है, ठीक है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। ADP के 2 गो अणु ATP के 2 अणु बनाता है। इसमें जो होता है ADP के 2 गो अणु ATP के 2 अणु बनाता है, ठीक। तो ADP 2 गो मिलकर 2 गो ATP बना लिया। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार विमुक्त हो जाते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्या हो जाते हैं, तो 5 बार निकलते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार निकलते हैं, मुक्त होते हैं, ठीक है। और उधर हम लोग देख रहे थे ग्लाइकोलिसिस में क्या देखे थे, 4 को हाइड्रोजन मिल रहा था और NAD को 2NADH2 में बदल रहा था। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं क्रेब्स चक्र में, कि इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु जो होते हैं 5 बार विमुक्त हो जाते हैं। पूरे चक्र में 2 अणु पायरुविक अम्ल के होते हैं। पूरा जो चक्र होता है ना, इसमें 2 गो अणु जो होता है वो पायरुविक एसिड का होता है। 2 गो अणु किसका होता है, पूरे चक्र में पायरुविक एसिड का 2 गो अणु होता है। अतः कुल 6 गो अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है कि 6 गो अणु जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, कितने अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं, 6 गो अणु जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। हमारे तंत्र में जो होता है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP जो होते हैं, अधिकतम ATP अणुओं का जो निर्माण है वो क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। किस चक्र के दौरान होता है, तो क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का जो निर्माण है वो क्रेब्स चक्र के दौरान होता है, ठीक। तो अधिकतम जो है ATP किस माध्यम से बनता है, तो क्रेब्स चक्र के माध्यम से बनता है। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ऊर्जा का निकलना, श्वसनीय पदार्थ, ये सब भी क्या क्या होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन हम लोग देख लेते हैं इस कैसे होता है। देखिएगा दोस्तों, पायरुविक अम्ल जो देख रहे थे हम लोग, 2 गो पायरुविक अम्ल बन रहा था, 2 गो। तो पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन के माध्यम से वो क्या होगा, तो विघटित होगा। तो ऑक्सीकरण से ATP का एक अणु 5 अणु NADH के व 1 अणु FADH2 का बनता है। क्या बनता है, ATP के एक अणु जो होता है, ATP के एक अणु 5 अणु NADH बनाता है और साथ ही साथ 1 अणु FADH2 का भी बनाता है, ठीक। तो देखिएगा ATP के एक अणु क्या क्या बना दिया, 5 गो अणु बना दिया NADH के और साथ ही साथ 1 गो अणु बना दिया FADH2 का, ठीक। और जो है NADH जो है ये एक अणु से 3 अणु ATP के बना दिया। अब यही जो NADH है, NADH ये गो अणु से कितना अणु बना दिया, 3 गो अणु ATP का बना दिया और साथ ही साथ ये भी क्या कर दिया, FADH2 के एक अणु बना दिया। तो FADH के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त हो गए। यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझेंगे अगर क्रम वाइज, तो ATP यहाँ पे देखिए ATP है और इस ATP से क्या बना, तो ATP का एक अणु, ये एगो ATP हम लोग यहाँ पे हम लोग मान लिए, ठीक। और इस ATP का कितना, तो 5 गो अणु क्या बन गया, NADH बन गया। क्या बन गया, NADH बन गया ना दोस्तों, ये 5 गो अणु NADH। और इसके बाद ये जो है
एक अणु FADH बनाया, क्या बनाया, FADH बनाया, एगो क्या को बनाया, एगो FADH बनाया, एगो FADH बनाया दोस्तों, एगो FADH बनाया ना। अब वही कह रहा है कि NADH के एक अणु से 3 अणु ATP बन गया। अब जो है ये NADH है, इसके एगो अणु से 3 गो बना ATP, के गो बना 3 गो, और इधर जो है FADH के एक अणु से ATP 2 गो बना, इधर से कौ बना 2 गो बना, इधर से कौ बना 2 गो बना। तो देख रहे हैं एगो ATP से पहले ये बन गया, इसी से फिर एक गो से कितना धीरे धीरे फैलते जा रहा है, तो एनर्जी किस प्रोड्यूस हो रहा है, देख रहे हैं ना, एक ATP के माध्यम से कितना सारा ATP बन गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करके ये बनता है FADH NADH करके, ठीक ना। देखिएगा, इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से एक तो था, प्लस में 3 गुणे 5 बन गया, फिर उधर 2 गुणे 1, टोटल 18 गो अणु ATP बन गया। एगो से कितना बन गया टोटल, शुरुआत में तो एगो ATP था, उस एगो ATP से 5 गो इधर, 5 या 15 गो हो गया, फिर उधर से 2 गो FADH था, तो उससे 2 एकम 2 18 गो टोटल ATP हमारा बन गया। ठीक, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, एगो से 18 गो कैसे हो गया। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। तो पायरुविक अम्ल जो था, तो ये ग्लूकोज के एगो अणु से क्या बनता है, ग्लूकोज के एगो अणु से 2 गो पायरुविक अम्ल बन गया। देखिए, तो जो अब एगो जो है ATP है, इससे बताइए कितना हो जाएगा, 2 गो बन रहा है तो 36 गो ATP बन जाएगा। ग्लूकोज के कहा है कि ग्लूकोज के एगो अणु से 2 गो पायरुविक एसिड बनता है, तो हम लोग को पायरुविक एसिड की जरूरत है, जिसमें से क्या हो गया 18 दूनी 36 हो गया ना। तो यही हमारा याद रखिए, ग्लूकोज के एक अणु से कितना पायरुविक एसिड बन जाता है दोस्तों, तो 2 गो पायरुविक एसिड बन जाता है। कब बन जाता है, 2 गो पायरुविक एसिड बन जाता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस ऊपर हम लोग देखे थे, ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी क्या हो रहा था, तो 2 ATP का अणुओं का लाभ हो रहा था ना जी, 2 गो से 2 गो बन रहा था, 4 गो। तो अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 टोटल हम लोग को 38 ATP मिल गया। तो 2 गो उधर ग्लाइकोलिसिस से हम लोग का बन रहा था, जहाँ पे हम लोग 2 गो लगा रहे थे, तो 2 गो से 2 गो एक्स्ट्रा बन जा रहा था, 2 गो एक्स्ट्रा हम लोग फायदा देख रहे थे ना ऊपर में ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 गो वहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा था ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से 2 गो ATP, और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे 36 गो बन गया। तो टोटल हम लोग का एक बार में कितना बन गया, तो 38 ATP अणु प्राप्त हो गया हमारा, कितना 38, 36 गो यहाँ से हम लोग देख लिए थे, जो है एगो ATP से 5 गो ऐसे करके बना था, 36 गो ऊपर हम लोग ग्लाइकोलिसिस में देख लिए थे कि 2 गो, तो टोटल 38 ATP हम लोग का प्राप्त हुआ है ना। अगर गहराई से पूछेगा तो यहाँ पे एगो ATP से कितना है, तो 36 ATP बना है ना। लेकिन अगर पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से कितना ATP प्राप्त होता है हम लोग को, तो 2 गो एक्स्ट्रा फायदा होता है। अगर टोटल मिला के पूछे तो 38 ATP दोनों को जोड़ के बताना है ना। चलिए आगे देखते हैं, श्वसनीय पदार्थ क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जितना भी चीज़ है प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट हम लोग का शरीर में चाहिए है, वसा फैट है, प्रोटीन है, ये सब प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। क्या है, श्वसनीय पदार्थ है ये सब। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसका क्या है, श्वसनीय पदार्थ है, इसको श्वसन मतलब कि चाहिए, श्वसन के माध्यम से ये टूटता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, और इसके बाद वसा का होता है। तो सबसे पहले किसका होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का, फिर वसा का, वसा के बाद प्रोटीन का होगा। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। किसका श्वसन होता है, प्रोटीन का श्वसन होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होगा, उसके बाद वसा का होगा, फिर उसके बाद प्रोटीन का। सबसे एनर्जी सबसे जल्दी कौन प्रोड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा, क्योंकि सबसे जल्दी श्वसन इसका होता है। कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ आपको मिलता है खाते रहिए, आपको तुरंत एनर्जी मिलेगा। उसके बाद वसा का होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में खत्म हो गया तब उसके बाद आपका शरीर में जो फैट होता है उसको शरीर क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, श्वसन करके उसको क्या करेगा, उसमें से एनर्जी निकालने का काम करेगा श्वसन करके। तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तब। कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है आपको पता है ना, चावल में मिलता है, रोटी मिलता है, जितना भी दाल में कार्बोहाइड्रेट, दाल में तो कम मिलता है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है दाल में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका चावल में हो गया, और क्या हो गया, तो रोटी में भी पाया जाता है, साथ साथ आपको आलू में भी देखने को मिलता है। वसा फैट जो है हमारे जो शरीर में फैट, हम लोग जितना भी फैट करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे जो है मतलब जो जिसका शरीर ज़्यादा मोटा होता है उसको शरीर को क्या किया जाता है, उसको मेहनत कराया जाता है, मेहनत कम कराया जाता है और खाना कम दिया जाता है। जब खाना कम खाएगा तो उसको कार्बोहाइड्रेट तो बाहर से ले नहीं रहा है वो अलग से थोड़ा सा भी, तो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देगा उसका शरीर, और वसा को ही काटना शुरू कर देगा। वसा को काट काट के उसको क्या करेगा, शरीर उसका धीरे धीरे पतला होने लगता है। आप लोग देखे होंगे जब वसा भी खत्म हो जाता है तब उसके शरीर का प्रोटीन को क्या करता है वो, तो श्वसन करने का काम करता है एनर्जी के रूप में। तो एनर्जी लास्ट में प्रोटीन चाहिए, लेकिन उसके बाद वसा आपके शरीर में एकदम ख़त्म हो गया है, तब जाके प्रोटीन पे वो शरीर हमारा तोड़ने का काम करेगा। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का भंडार समाप्त हो जाएगा तब प्रोटीन में वो क्या करेगा, एनर्जी बनाने के लिए श्वसन करेगा। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं, शरीर को मिलते रहता है, तो उसको वसा को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है।
लेकिन अगर जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको क्या करेगा, वसा भी तोड़ने लगता है शरीर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट दिन भर का मतलब कि डेली रूटीन में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो कम पड़ जाता है, इसकी वजह से वो वसा को काटना शुरू कर देता है, फैट को, और फैट से अपना एनर्जी बनाने लग जाता है। अब ये भी दोनों खत्म हो गया तो वो प्रोटीन को बनाने लगेगा। यहाँ तक तो दोस्तों समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक पदार्थ दोस्तों क्या होता है, पोषक पदार्थ, है ना। चलिए देखते हैं वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न के पोषक पदार्थ हमारा न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, है ना। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ जो होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। जितना भी शरीर में पोषक चाहिए उसके पदार्थ के आधार पर कितना है, उपयोगिता के आधार पर 4 प्रकार के हैं। पहला है ऊर्जा उत्पादक, जो ऊर्जा निकालेगा। उपापचय नियंत्रक, उपापचयन का जो होता है नियंत्रण करने वाला। चौथा क्या है, तीसरा क्या है दोस्तों, वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, ये जो होता है वृद्धि करता है, निर्माण करता है। चौथा है आनुवांशिक पदार्थ, ठीक ना। तो हम लोग एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा जो ऊर्जा पदार्थ है, ऊर्जा उत्पादक सॉरी, वे वो सब पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट हम लोग देखे थे। पहले वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तब वसा का होता है, तब लास्ट में प्रोटीन का होता है। उपापचय नियंत्रक में देखिए क्या है, तो वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करें, जैसे विटामिन्स, लवण, जल, ये सब क्या करते हैं, तो उपापचय मतलब कि शरीर के जो शरीर के अंदर जो पचन होता है, पचन की क्रिया जो होता है उस पर नियंत्रण करने का काम करता है। यही सब ना विटामिन्स, लवण और जल, तो ध्यान में रखिएगा ये सब। और हम लोग तीसरा नंबर पे देख रहे थे वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, शरीर को क्या करता है, वृद्धि, और शरीर की टूट फूट की मरम्मत जब होता है उसका शरीर में, उसका कार्य करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। इसमें कौन सा आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन हम लोग को ज़रूरत क्यों है, कि शरीर के वृद्धि के कार्य करता है। शरीर में जितना भी टूट फूट होता है कोशिकाओं में, उसकी मरम्मत करने का कार्य यही प्रोटीन करता है ना। आनुवांशिक पदार्थ में हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। आनुवांशिक जो गुण होता है ना, आनुवांशिक गुण, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि कौन सा एसिड हो गया, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जो हमारा हो गया, ये जो होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है। न्यूक्लिक एसिड कैसा पदार्थ हो गया, ये आनुवांशिक पदार्थ हो गया, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसी के माध्यम से हमारा जो होता है आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये आनुवांशिक गुण जाता है। कहाँ से कहाँ, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। जैसे कि कौन सा पदार्थ है आनुवांशिक पदार्थ, तो न्यूक्लिक एसिड है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। ठीक, आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखिए, कार्बन का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का सुना होंगे ना। तो यही जो है 1, 2 और 1 के अनुपात में जब मिलता है ना, मिलकर बनता है, तो इसी को कार्बनिक पदार्थ को हम लोग क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जल भी होता है ना, ऑक्सीजन होता है उसमें, हाइड्रोजन होगा, कार्बोहाइड्रेट में नाम में ही छुपा हुआ है। तो 1, 2, 1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या रहता है बताइए, कार्बन रहेगा 1 रेशियो में, वहीं उसके डबल रेशियो में हाइड्रोजन 2 रहेगा, फिर ऑक्सीजन भी 1 ही रहेगा। तो 1, 2, 1 के अनुपात में ये रहता है, ठीक ना। यही जो मिलके बनाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा की जाती है, ठीक ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के माध्यम से ही शरीर की जितना भी एनर्जी की ज़रूरत रहती है ना, वो 50 से 75% समझ लीजिए कि इसी से मिलता है हम लोग का, कार्बोहाइड्रेट से ही। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण जब होगा तो उसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाला, याद रखिएगा कि बताइए 1 ग्राम ग्लूकोज के अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, मतलब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के माध्यम से, जब हम लोग देखे थे ना, ऑक्सीजन जब उसमें लगता है तो टूटता है, टूट के ऊर्जा निकलेगा। तो 1 ग्राम ग्लूकोज अगर टूटेगा ऑक्सीकरण से तो कितना ऊर्जा निकालेगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकालेगा। कितना निकालेगा, 4.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम ग्लूकोज निकालेगा। समझ में आ रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड होता है या कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है, सरल मतलब सिंपल अवस्था होती है एगो, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, मैनोज, ट्राइओज, ये सब कैसी अवस्था है, तो मोनोसेकेराइड की अवस्था है, ये सरल अवस्था है, ठीक। और यही सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। डाई मतलब हो गया 2, पॉली मतलब हो गया 3, 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, है ना।
मोनो मतलब एक हो गया। तो ये जो है सिंपल रहेगा तो सरल अवस्था में उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, गलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज ये सब आते हैं। वहीं दूसरी तरफ डाइसेकेराइड देखते हैं तो समान या फिर मिन क्या लिखा हुआ है, भिन्न, समान या फिर भिन्न मोनोसेकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है। समान या फिर भिन्न मोनोसेकेराइड माने अलग मोनोसेकेराइड दो दो जिसमें दो गो अणु हो जाएं, उसी संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है। तो समान तरह का क्या रहे, समान तरह का या फिर अलग अलग तरह का मोनोसेकेराइड मिल के क्या बनाएगा, दो गो मान के चलिए। एक मोनोसेकेराइड हम लोग जानते हैं ग्लूकोज होता ही है, उसमें दो ग्लूकोज मिल जाएगा तो दो गो मिल के ग्लूकोज क्या बना लेगा, डाइसेकेराइड बना लेगा। तो यही लिख रहा है यहाँ पे कि दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों जुड़ रहा है, और ये ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है ना। और ये दोनों जुट के क्या बना दिया, माल्टोज बना दिया। माल्टोज हमारा क्या हो गया, डाइसेकेराइड हो गया। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे माल्टोज हमारा डाइसेकेराइड था ना जी। सुक्रोज और लैक्टोज ये भी क्या है, तो डाइसेकेराइड है। तो देखिए यहाँ पे सुक्रोज बन रहा है, यहाँ पे लैक्टोज बन रहा है। सुक्रोज किससे बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बन रहा है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारा एक एक को जुट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड में चल जाएगा। भले यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड हो जाएगा। और ये सुक्रोज बना दिया, सुक्रोज मतलब ये डाइसेकेराइड बना दिया। यहाँ पे हम लोग देखे थे सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है। फिर लैक्टोज भी डाइसेकेराइड है। लैक्टोज में क्या लगा, तो ग्लूकोज लगा और गलैक्टोज लगा। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे गलैक्टोज है, ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड मिलकर दो गो मोनोसेकेराइड बना दिया, वही अब क्या कहलाएगा, तो डाइसेकेराइड कहलाएगा। लैक्टोज हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना। तो पूछेगा कि मोनोसेकेराइड कौन सा है और डाइसेकेराइड कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये जो हमारा हो गया ये डाइसेकेराइड है, और ये हमारा जितना भी हो गया ये मोनोसेकेराइड है। तो दो गो मोनोसेकेराइड मिलकर दो एक हो मोनोसेकेराइड जुड़ के दो बना लेता है क्या, डाइसेकेराइड। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज से साथ ग्लूकोज मिलेगा या फिर ग्लूकोज के साथ गलैक्टोज मिलेगा, तो मिलना बनने के बाद क्या बना लेगा, डाइसेकेराइड में कौन सा अवस्था बना लेगा, तो वो तो सुक्रोज बना लेगा, माल्टोज बना लेगा, गलैक्टोज बना लेगा। और कब कौन कौन सा बनाएगा, इसको भी याद रखना है कि जब ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनाएगा। मतलब सेम से मिल गया ग्लूकोज ग्लूकोज तो माल्टोज बना गया, ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिल गया तो लैक्टोज बना दिया, है ना। इसमें टोज लगा हुआ है तो लैक्टोज लगा देना है। इसमें फ्रुक्टोज लगा हुआ है, फ्रुक्टोज फूल मतलब हो गया हमारा फल। फ्रुक्टोज में हम लोग समझ लेते हैं फल। फल में क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज मतलब मीठा लगता है सुक्रोज के कारण। तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हमारा क्या बना गया, सुक्रोज बना दिया। और माल्टोज तो आप लोग याद होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज बना दिया। और लैक्टोज तो ग्लूकोज में गलैक्टोज मिल गया तो लैक्टोज बन गया, है ना। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, दो से ज़्यादा। तो मोनोसेकेराइड के कई अणु, कई मतलब ढेर सारे अणु मिलने से लंबी श्रृंखला बन जाती है, लंबी श्रृंखला बन जाती है और बनने वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा आप लोग जानते होंगे, जितना भी कीड़ा मकोड़ा होता है आर्थ्रोपोडा, जैसे केकड़ा हो गया, जितने में जिसको अगर उसमें उसको मान के चलिए चापाटिएगा ना तो कड़ दिखाता है, मतलब कि आर्थ्रोपोडा वो सब प्राणी होता है, मकड़ी हो गया ये सब। तो आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल, कॉकरोच हो गया, है ना, बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है ये पॉलीसेकेराइड। कहाँ पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है। ये इस लाइन को याद रखिएगा आप लोग कि जो है आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में, बाह्य कंकाल मतलब ऊपर वाला जो कंकाल होता है, ये वाला कंकाल जो होता है बाह्य कंकाल में पाया जाता है, और सेलुलोज में पाया जाता है। ठीक, सेलुलोज में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और ये कैसा सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। देखिएगा इसके उदाहरण अन्य देखिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सब जो है पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। तो स्टार्च ग्लाइकोजन आ जाए या फिर काइटिन आ जाए, ये सब किसका कौन सा सेकेराइड हो जाएगा, तो ये पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। ठीक ना, क्या कौन सा सेकेराइड हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। ये पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के क्या है, तो प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट के क्या है, प्रकार हैं। तो हम लोग देख लिए ना, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, गलैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज ये आता है जो एक एक रहता है। वहीं डाइसेकेराइड में दो दो जुट के बनेगा, उसको बोलेंगे सुक्रोज, माल्टोज, गलैक्टोज। वहीं पॉलीसेकेराइड में हम लोग क्या देख लिए थे, तो हम लोग देख लिए थे स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन देख लिए थे पॉलीसेकेराइड में, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना,
ऑक्सीकरण के द्वारा जो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है ये कार्बोहाइड्रेट करता है। आपको पता होगा शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करता है। शरीर में जो भोजन का संचय करता है, इकट्ठा करता है, उसका कार्य करना किसका काम है? तो कार्बोहाइड्रेट का काम है। विटामिन सी का भी निर्माण करने का काम कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। यही विटामिन सी का भी निर्माण करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि विटामिन सी का निर्माण कौन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट करेगा। शरीर में भोजन संचयन की कार्य कौन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट करेगा। और ऊर्जा तो बनाता ही है ऑक्सीकरण के माध्यम से। आगे देखिए न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है ये। न्यूक्लिक एसिड का क्या करता है ये? तो निर्माण करता है न्यूक्लिक एसिड का। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण कौन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट करेगा। हम लोग देखे थे अभी जंतुओं के जो बाह्य कंकाल था ये जो पॉलीसेकेराइड से बन रहा था, हम लोग ऊपर में अभी देखे थे ना जस्ट। ये हमारा देखिए स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सब उसके उदाहरण थे। आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल सेलुलोज में पाया जाता है पॉलीसेकेराइड। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण भी ये करता है और न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण करता है। विटामिन सी भोजन संचयन और ऑक्सीजन के माध्यम से क्या बोलना है, ऊर्जा की पूरा करता है, ऊर्जा निकालता है। तो ये सब हम लोग ध्यान में रखना है। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेगा, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करेगा। ये कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट के एथी है, क्या है उसके कार्य है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत में कौन कौन सा हो जाए? गेहूँ, चावल आपको बताए थे, मक्का, बाजरा, आलू, ये सब शकरकंद, शलजम, आप लोग क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के ही प्रमुख स्रोत हैं। जैसा कि आपको हम बताए थे ना ऊपर में। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत मतलब टूटने के बाद अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा ना, टूटने के बाद क्या बनेगा अंतिम रूप से लास्ट में? तो ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक ना। तो यही ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज में मिल जाएगा तो सुक्रोज बना लेगा, ग्लूकोज में मिल जाएगा तो माल्टोज बना लेगा, ग्लूकोज लैक्टोज में मिल जाएगा तो लैक्टोज बना लेगा। तो अगर एक ही ग्लूकोज मिलकर कितना अच्छा है, ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बना ले रहा है, ग्लूकोज मिलकर क्या बना ले रहा है? माल्टोज बना ले रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रोटीन का नाम आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए प्रोटीन क्या होता है? प्रयोग जो है ना जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रयोग करने वाले थे जे बर्जीलियस। इन्होंने ही प्रोटीन को प्रयोग किया कि प्रोटीन नाम का कोई चीज़ है, इसको प्रयोग करते हैं। तो जे बर्जीलियस ने इनका क्या किया? प्रयोग किया। याद रखिएगा, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो होता है ये बहुत जटिल होता है और कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें कार्बन कार्बन मिलकर ये प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो 20 गो अमीनो एसिड से मिलता है। कितना अमीनो एसिड से? 20 गो अमीनो एसिड से मिलकर ये बनता है। तो प्रोटीन पूछेगा कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? तो ये 20 गो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और ये कैसा है? यौगिक होता है। तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक मतलब कार्बन से बना हुआ रहता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। मानव शरीर का सबसे 15% भाग जो शरीर में जो है वो प्रोटीन से बना होता है। कितना प्रतिशत? 15%। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जितना भी प्रोटीन होता है ना उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीनों में पाया जाता है नाइट्रोजन। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। किस लिए? ऊर्जा का उत्पादन के लिए और शरीर की मरम्मत करने के लिए, दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन की उत्तरदायी होता है। क्या होता है? प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 को जो है वो संश्लेषण उसका शरीर स्वयं ही कर लेता है। संश्लेषण बनाना संश्लेषण मतलब बनाना। तो 10 तरह का जो है संश्लेषण तो शरीर उसका खुद कर लेता है। 20 को प्रोटीन चाहिए, 20 प्रकार का प्रोटीन, जिसमें से 10 प्रकार का जो है संश्लेषण उसका शरीर खुद ही बना लेता है। तथा 10 को भोजन के माध्यम से उसको चाहिए होता है। 10 को कहाँ से चाहिए होता है? भोजन के माध्यम से। तो सोयाबीन और मूंगफली ये सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दबा के खाइए सोयाबीन मूंगफली, आपको ये प्रोटीन की पूर्ति जो हो जाएगी, आपको कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी। ठीक, तो देखिए एक कार्यशील महिला को, माने जो कार्य करने वाली महिला होती है, उसको डेली प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए जी? डेली प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए एक कार्य करने वाली महिला को। ठीक ना, महिला को 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो मेल को कितना चाहिए? मेल को उससे भी ज़्यादा होना चाहिए ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं प्रोटीन के प्रकार। सरल प्रोटीन होता है, संयुग्मी प्रोटीन होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। अमीनो एसिड से बनता है ना, 20 गो अमीनो एसिड से हम लोग अभी देखे थे। तो जो सरल प्रोटीन होता है ना वो केवल अमीनो एसिड से ही बनता है। उदाहरण में देखिए एल्बुमिन्स, ग्लोबुमिन्स,
हिस्टोन प्रोटीन, ये सब जो है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स और हिस्टोन, ये सब क्या है, सरल प्रोटीन है। क्या है, सरल प्रोटीन है। दूसरा संयुग्मी प्रोटीन देखिए दोस्तों, संयुग्मी प्रोटीन क्या है, तो वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, मतलब उसके साथ अणु के साथ साथ और भी समूह जुड़ा रहेगा, जिसको बोलते हैं संयुग्मी। इसमें नाम में ये संयुग्म मतलब जुड़ा होना, संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, थोड़ा लंबा नाम है तो आप इसे समझ सकते हैं क्रोमो, ग्लाइको, ये जो है ग्लाइको क्रोमो क्या है, ये संयुग्मी प्रोटीन है। क्या है, संयुग्मी प्रोटीन है। और एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन, ये सब क्या था, सरल प्रोटीन था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है, तो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। जो प्राकृतिक नॉर्मल प्रोटीन पाया जाता है, नेचुरल प्रोटीन, उसके जलीय अपघटन से, उसके जलीय अपघटन के टूटने से, मतलब जल के माध्यम से टूटने से बनता है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। मतलब क्या हो गया, व्युत्पन्न हो गया। क्या हो गया, प्रोटीन व्युत्पन्न हो गया। तो नेचुरल प्रोटीन से ही ना व्युत्पन्न हुआ है, तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। उदाहरण में देखिए प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, पेप्टाइड, ये सब जो है प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड, ये सब जो क्या है, तो व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो अगर गहराई से क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कौन है। सरल प्रोटीन में केवल एमिनो एसिड से बन रहा था, एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन, ये सब सरल प्रोटीन है। संयुग्मी प्रोटीन में हम लोग देखे थे क्रोमोप्रोटीन था और ग्लाइकोप्रोटीन था, है ना, और ये समूह से जुड़ के बन रहा था। व्युत्पन्न प्रोटीन में हम देखे थे जो व्युत्पन्न हो रहा था प्राकृतिक प्रोटीन से क्या बन रहा था, जलीय अपघटन के माध्यम से व्युत्पन्न हो रहा था, जैसे कि प्रोटीन्स और पेप्टोन के पेप्टाइड, प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड, ये सब क्या है, ये व्युत्पन्न प्रोटीन है, व्युत्पन्न प्रोटीन है। चलिए थोड़ा प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में देखते हैं, ये इसका कार्य क्या होता है प्रोटीन का। तो ये कोशिकाओं जीव द्रव्य जो होते हैं, जीव का जो द्रव्य हम लोग पढ़ेंगे, जीव द्रव्य ऊतकों के निर्माण से में भाग लेता है। एक कोशिका का निर्माण में, जीव द्रव्य के निर्माण में और ऊतक के निर्माण में ये भाग लेता है प्रोटीन्स। ये शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। इनकी कमी से शरीर विकास नहीं कर पाता है। इसकी कमी होगा शरीर में, देखते हैं विकास रुक जाता है। बच्चा सब प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वासियोरकस। क्या होता है, क्वासियोरकस, मरासमस, ये जो तो नामक रोग हो जाता है बच्चा सब में। कौन कौन सा जो रोग है, तो क्वासियोरकस और मरासमस, ये बच्चों के रोग हैं, ठीक। और ये प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में, है ना। देखिए आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा भी देता है। हम लोग पहले पढ़े थे ना, तीसरा नंबर पे ये ऊर्जा देता है। पहले तो कार्बोहाइड्रेट देगा, तब वसा देगा, तब प्रोटीन देगा। तो आवश्यकता अगर पड़ेगा तब ये शरीर को ऊर्जा भी देने का काम करता है। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। ये किस रूप में कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक, जैविक नियंत्रक के रूप में ये कार्य करते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। ये आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के विकास का ये क्या करता है, तो आनुवांशिक लक्षणों के विकास को ये नियंत्रण करते हैं, ठीक। ये संवहन में भी सहायता करते हैं। आनुवांशिक लक्षण तो समझ में आ रहा है ना आपको, आनुवांशिक लक्षण जो होता है, हाँ, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के बच्चों में देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। उसमें विकास में ये नियंत्रण करता है। ये संवहन में भी सहायता करता है। किस में सहायता करता है, ये संवहन में भी सहायता करता है। देखिए पारिगर्भिक, जिसको क्वार्सिकोर्कस, इस रोग में बच्चों के हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर तोंद जैसा निकल जाता है। वे ठीक से बढ़ या विकसित नहीं हो पाते हैं और शेष जीवन के लिए नाटे रह सकते हैं। और यही हमारा क्या कहता है, तो पारिगर्भिक, जिसको हम लोग क्वासियोरकस भी बोल देते हैं, पारिगर्भिक या फिर क्वासियोरकस भी बोल देते हैं। पारिगर्भिक अगर लिखा रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, क्वासियोरकस तो समझ में आ जाएगा जो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन पारिगर्भिक भी किसको बोलते हैं, पारिगर्भिक इसी को बोलते हैं, क्वासियोरकस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्वासियोरकस को बोलते हैं, पारिगर्भिक, ठीक ना। मरासमस हम लोग देखे थे, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियाँ ढीला हो जाता है, लटक जाता है। मांसपेशियाँ क्या होता है, ढीला होकर लटक जाता है, उसको बोलते हैं मरासमस। मरमरा गया है उसका मांसपेशी, क्या हो गया, मरमरा गया, लटक गया है। और पारिगर्भिक किसको बोलते हैं, क्वासियोरकस को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों के हाथ पैर दुबला पतला, पेट बाहर निकल जाता है। देखिए नोट में, दवा के रूप में प्रयुक्त कैप्सूल आवरण जो है स्टार्च, जिलेटिन प्रोटीन का होता है। दवा के रूप में भी जो होता है ना, कैप्सूल वैप्सूल आप देखे होंगे, कैप्सूल जो बनता है दवा के रूप में, तो स्टार्च या फिर जिलेटिन प्रोटीन का ही बनाया जाता है। दवा के रूप में जो कैप्सूल किस चीज़ का बनाया जाता है, पर जो आवरण, कैप्सूल का जो आवरण होता है, कैप्सूल आप लोग देखे होंगे इस टाइप का कैप्सूल होता है, इसके ऊपर पे जो आवरण होता है, कैप्सूल के अंदर व बाहर का जो आवरण होता है, कवर, वो स्टार्च जिलेटिन प्रोटीन का ही बनता है। किसका बनता है, स्टार्च या फिर जिलेटिन प्रोटीन का बनता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। स्टार्च का तो बनता है, ये आप लोग ने जानते होंगे, जिलेटिन प्रोटीन का भी ये बनता है, जो दवा के ऊपर का जो कैप्सूल होता है, आवरण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वसा क्या होता है, फैट। तो वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। क्या होता है, वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। क्या होता है, एक एस्टर होता है।
इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित होता है। किस मात्रा में? विभिन्न मात्रा में ये उपस्थित होता है वसा में। वसा में जो है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें क्या क्या होता है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल इसका एस्टर होता है, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहता है। अलग अलग मात्रा में क्या हो जाता है? उपस्थित रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं। वसा जो है सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। ये जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे किस अवस्था में रहेगा दोस्तों? वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में रहेगा। परंतु यदि इससे ज़्यादा अगर द्रव्य अवस्था में हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये द्रव्य अवस्था में हो जाएगा। इन्हें तेल कहते हैं। आप लोग देखते हैं कि ठंडी के मौसम में शरीर पे चर्बी चढ़ने लगता है तो ये ठोस अवस्था में रहता है। वहीं हम लोग अगर गर्मी के मौसम में जो है पसीना के माध्यम से निकलने लगता है, तो गर्मी के मौसम में कितना डिग्री सेल्सियस होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या हो जाता है? तो ये तेल बन के ये निकलने लगता है शरीर से। जितना शरीर को तपाइएगा वैसे क्या होगा? शरीर का जो है फैट जो है निकलने लगता है। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक ना, आप लोग जानते होंगे संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब जो संतृप्त है, और असंतृप्त मतलब जो असंतृप्त रहता है। ठीक ना, आप लोगों ने पीछे देखा होगा संतृप्त असंतृप्त। देखिए असंतृप्त वसा एवं मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलता है। असंतृप्त वसा जो होता है, असंतृप्त फैट, ये मछली के तेल में और वनस्पति तेलों में मिलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा किस में पाया जाता है? असंतृप्त तो मछली के तेल में और वनस्पति तेलों में मिलता है। केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल जो है ये संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। केवल नारियल का तेल, नारियल देखिए नारियल का जो तेल है और ताड़ का तेल है ये संतृप्त तेल का उदाहरण है। केवल, केवल लगा है ना, तो केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये संतृप्त, जिसको पाल्म ऑयल बोलते हैं, ये संतृप्त तेल का उदाहरण है। वहीं असंतृप्त वसा कौन सा हो गया? तो अम्ल मछली जो है मछली के तेल और वनस्पति तेलों में ये पाया जाता है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा पाया जाता है। लेकिन संतृप्त वसा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ताड़ का तेल और नारियल का तेल में ये संतृप्त वसा पाया जाता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रहा था दोस्तों? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम वसा में। और हम लोग ऊपर में कहाँ देखे थे? हाँ, यहाँ पे देखे थे 1 ग्राम ग्लूकोज में, 1 मिनट, 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। ये 1 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? 1 ग्राम वसा फैट में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। फैट में कितना? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा के प्राप्त होता है। 20 से 30% एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है? वसा से। और बाकी का 50 से 75% कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। याद रखिएगा। ठीक, शरीर में इसका संश्लेषण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है इसका संश्लेषण? जो माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो है वसा का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है शरीर में? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के अंग में जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें शरीर के अंग में माइटोकॉन्ड्रिया में ये वसा का क्या होता है? इसका संश्लेषण होता है। इसका संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिएगा वसा का मुख्य कार्य, देखिएगा वसा के मुख्य कार्य कराया, यह शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है। जाहिर सी बात है। दूसरे नंबर पे आता है जो यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को भी बाहर नहीं निकलने देता है। इसलिए देखते हैं मोटा आदमी को कम ठंडा लगता है, जिसके उसके अंदर क्या है? वसा है, फैट है, इसलिए उसको अंदर का टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने दे रहा है ठंडा के मौसम में, तो उसका शरीर गर्म रहता है। वहीं पतला आदमी को ज़्यादा ठंडा लगता है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है। हाँ, ये फैट जो है खाद्य पदार्थों में क्या करता है? स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? मस्त रुचिकर बनाता है, खाने लायक। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से भी बचाने का काम करता है। मोटा परत रहेगा, कोई मारेगा तो चोट लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो इसीलिए ये अंगों को चोटों से भी बचाने का काम करता है। चाहे कहीं गिर गया, कुछ भी हो गया, तो उसका जो फैट रहता है उसको चोट से बचाने का काम करता है। वैसे तो फैट उतना नहीं होना चाहिए शरीर में जो है, इससे दिक्कत भी होता है। तो देखिए वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाएगी, पूरा आपका शरीर क्या हो जाएगा? रूखी हो जाएगा, और वजन में कमी आ जाएगा। आपका वजन शरीर कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, एवं शरीर का विकास भी रुक जाता है। शरीर का विकास रुक जाता है, तो ये इसका डीमेरिट भी है ना। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, मतलब थुलथुला हो जाएगा। वसा जो है अलग ज़्यादा आपका शरीर में हो जाएगा, शरीर आपका थुलथुल हो जाएगा। ठीक ना, और हृदय जैसा बीमारी भी होता है, और रक्तचाप भी बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर वसा जो है आपको हद से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, लिमिट में रहना चाहिए। इसीलिए क्योंकि इससे बीमारी भी होता है, हृदय की बीमारी होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है इससे, है ना, और शरीर तो थुलथुला हो ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा विटामिन के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। ये लास्ट हमारा टॉपिक है विटामिन, इसके बाद हमारा कंप्लीट देखिए थोड़ा सा है। चलिए, तो देखिए विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, आपको पता होगा 1911 में। ठीक,
कब किया था? 1911 में फंक ने। यह एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। ये कैसा यौगिक है? तो ये भी कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई कैलोरी वैलोरी नहीं मिलता है। विटामिन में कोई कैलोरी मिलता है? एनर्जी नहीं मिलता है। बस ये क्या करता है? वो पचन में काम करता है, परंतु ये शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म को सही बनाने में काम करता है ना। रासायनिक प्रतिक्रिया के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, शरीर की रक्षा करने में ये काम करता है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? मजबूत करता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन को बी और सी बोलते हैं। विटामिन बी सी जो होता है वो जल में क्या होता है? घुल जाता है, और बाकी जो होता है वो जल में नहीं घुलता है। हम लोग देखे थे वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन ए, डी, ई एवं के होता है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन तो बी और सी हो गया, और बाकी का जो है वो जल में नहीं घुलता है, जिसमें हो गया कीड़ा, KEDA, है ना। और दूसरी तरफ वसा में जो है कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, वसा या कार्बनिक घोल में भी घुल जाएगा, वसा में घुलेगा या फिर कार्बनिक घोलक में भी घुल जाएगा। वो विटामिन कौन कौन सा हो जाएगा? तो ADE, कीड़ा, कीड़ा, इसको हम लोग बोल देते हैं कीड़ा, ऐसे ऐसे। तो ये जो है वो वसा और कार्बनिक घोलकों में घुलने वाला विटामिन होता है, लेकिन जल में नहीं घुलता है। लेकिन जल में कौन घुलेगा? बी और सी घुलेगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक। विटामिन ए जो है नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूती प्रदान करता है। आप लोगों ने जानता हो विटामिन ए जो है इसमें आँख में जो रतौंधी की कमी, रतौंधी जो होता है इसी कमी से होता है विटामिन ए की। त्वचा में भी होता है, हड्डी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है? तो विटामिन ए करता है। कितना ज़रूरी है? त्वचा में के लिए, हड्डी के लिए, शरीर की सभी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए, और खासकर नेत्र के लिए, आँख के लिए। विटामिन B12 जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट बहुत ज़रूरी होता है हम लोग शरीर के लिए। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इसका जो संश्लेषण मतलब बनना, विटामिन का बनना हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है। कोशिका विषय को ये सब नहीं बनाता है विटामिन, इसको बाहर से ही लेना पड़ता है डेली बाई डेली। तो इसकी पूर्ति जो है विटामिन युक्त भोजन में होता है। जितना भी विटामिन युक्त भोजन होता है, जैसे कि देखिए विटामिन किस में मिलता है? फल फ्रूट्स में मिलता है ना। तो इसीलिए फल फ्रूट्स भी ज़रूरी रहता है हम लोग को डेली बेसिस पे, चाहे 2-4, मतलब कि आपको ज़रूरी रहता है विटामिन युक्त भोजन, क्योंकि वो शरीर के अंदर तो बन नहीं पाता है ना। वही प्रोटीन तो 10 गो बन रहा था, लेकिन प्रोटीन 20 गो में से 10 गो बन रहा था, 10 गो बाहर से लेना पड़ रहा था। लेकिन जो विटामिन होता है वो एक भी नहीं बनता है शरीर में, तो सब के सब बाहर से ही लेना पड़ता है। तथापि विटामिन डी के संश्लेषण हमारे शरीर में भी होता है। देखिए लेकिन अपवाद में कौन कौन सा है? विटामिन डी और के, इसका जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर में होता है, और भी बाहर से ही होता है। कैसे होता है? देखिए तो विटामिन डी जो है सूर्य से मिल जाता है, आपको पता होगा विटामिन डी। और जो हमारे के आँत में होता है ना, आँत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो उसी के माध्यम से जो होता है वो ये हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा सारा का सारा जो है विटामिन नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तदापि में लिखा है, मतलब तदापि मतलब अपवाद में है विटामिन डी और के, ये जो तो है संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, ठीक ना। वैसे बाहर से भी ये लिया जाता है, लेकिन थोड़ा मात्रा में ये होता है विटामिन डी और के। विटामिन डी और के जो होता है वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि कौन सा जो विटामिन है हमारे शरीर के अंदर संश्लेषण होता है, थोड़ी मात्रा में हो लेकिन होता है, तो कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी और के, विटामिन डी और के, विटामिन डी और के। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल इर्गेस्टिरोल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, कोलेस्टेरोल और इर्गिस्टेरोल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा में जो होता है कोलेस्टेरोल और इर्गिस्टेरोल, कोलेस्टेरोल और इर्गिस्टेरोल के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में हो पाता है। विटामिन के का जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, तथा वहाँ से उसका अवशोषण हो पाता है। देखिए तो ये शरीर में जो हो रहा है, लेकिन ये भी खुद ब खुद कोशिका के द्वारा नहीं होता है। तो कोशिका के द्वारा तो कोई नहीं होता है, यहाँ पे लिखा था ना शरीर की कोशिका के द्वारा तो कोई नहीं होता है, लेकिन दो जो होता है वो शरीर में होता है। वो भी क्यों? तो एक होता है विटामिन डी, वो भी सूर्य के प्रकाश में होगा, ऐसे नहीं होगा। उसमें शरीर में त्वचा में होता है कोलेस्टेरोल और इर्गिस्टेरोल, इसके माध्यम से विटामिन डी बन पाता है सूर्य के प्रकाश में। और दूसरी तरफ विटामिन के का भी, वो भी जो विटामिन के होता है वो जीवाणु जो हम लोग को कोलन में होता है, कोलन मतलब जो हम लोग आँत है कोलन, उसमें जीवाणुओं में जो जीवाणु होते हैं हम लोग, आपको पता होगा हम लोग के आंतों में जीवाणु पाया जाता है, जो गुड बैक्टीरिया बोला जाता है, खाना को पचाने में मदद करता है, ठीक ना। तो जीवाणु जो होते हैं वो विटामिन के का क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं। विटामिन के का निर्माण जीवाणु द्वारा कोलन में होता है, संश्लेषित होता है हमारे शरीर में, तथा वह उसका अवशोषण भी कर लेते हैं, तथा उसका वहाँ से उसका अवशोषण भी हो जाता है, ठीक, ध्यान में रखिए। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग को कंप्लीट हो गया है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमको लगता है यह याद करने वाला मिलेगा, विटामिन की कमी। तो हम लोग मिलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक पढ़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाबा, टाटा, बाय बाय।